अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में मैंने तुम्हें एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाया था यहां पर। ठीक है, ये वाला हमने रैंडम क्वेश्चन लिखा है, तो ये रैंडम क्वेश्चन है, हमारे मॉड्यूल में नहीं है ये क्वेश्चन। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और इसका आंसर निकाला था। अभी है ना थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल होना स्टार्ट होगा। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 39 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है पेज नंबर 39। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है पेज नंबर 39 पर। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फिगर। ये हमें जो डेटा दिया हुआ है ना, ये 21 22 का डेटा दिया हुआ है। ये नीचे सारा डेटा है। डायरेक्ट मटेरियल दिए हुए हैं 3,20,000 के लगा दिए हमने। डायरेक्ट वेजेस है 8 लाख रुपीस की। प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रैकेट में लिखा है 25% वेरिएबल। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन ओवरहेड का 25% जो पार्ट है ना, वो वेरिएबल है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की ही है। लेकिन अगर उसको वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड देने होते ना, तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं लिखता, फिर वो लिखता वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 4,80,000। लेकिन यहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड 4,80,000 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन ओवरहेड 4,80,000 है, जिसका 25% जो पार्ट है वो वेरिएबल है। सेम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि 75% फिक्स है, और टोटल कितना है 1,60,000 है। क्वेश्चन में है ना एक मिस्टेक है, एक दो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं तुम्हें वो सही करवाता रहूंगा। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में है ना, ये फिक्स्ड वेरिएबल वाला कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, प्रोडक्शन में लिखा हुआ है वेरिएबल फिक्स का कुछ प्रोपोर्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसा ही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिख लो 33.33% वेरिएबल। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके सॉल्यूशन में अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, तो सॉल्यूशन में किया हुआ है ये एंट्री। एक बार देखो, सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं तुम्हें कि मैं ये एंट्री क्यों करवा रहा हूं। सॉल्यूशन बता देता हूं मैं तुम्हें। कहा गया, बंद कर दिया मैंने एक क्वेश्चन। सॉल्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है 2/3 1/3 करके दिया हुआ है। एक बार देखो, सॉल्यूशन देख लो, फिर है ना अपन इसको सॉल्यूशन की अपने को जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इस पॉइंट के लिए बता रहा हूं तुम्हें। देखो, ये अपना क्वेश्चन है, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 39। ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2,40,000, ऐसा ही दिया हुआ है। लेकिन अगर तुम सॉल्यूशन में देखोगे ना, तो नीचे देखो, यहां पे दिया हुआ है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, वेरिएबल कितना दिया हुआ है अगर देखोगे तो 1/3, और फिक्स कितना दिया हुआ है। तो ये सॉल्यूशन में तो दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन में भी लिख दिया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड ये जो दिए हुए हैं ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 33.33% है। सेल्स गिवन है, एक यूनिट की सेल है। अच्छा, एक यूनिट की सेल अगर 125 रुपीज है, और टोटल सेल्स हमारी 25 लाख रुपए की टोटल सेल हो रही है, तो क्या नंबर ऑफ यूनिट्स तुम बता सकते हो कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमने सेल की है। दोबारा से, हमने टोटल सेल की है 25 लाख की, एक यूनिट की प्राइस है 125, तो क्या हम नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर। अभी हमारे काम नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन एक बार के लिए बता दो कितनी आ रही है नंबर ऑफ यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स आ रही है, पक्का कोई दिक्कत इसमें। आगे देखो, ये तो अपने को करंट ईयर का डेटा दिया हुआ है 2021-22। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है फॉर द ईयर 2023 हमें कुछ एस्टिमेशन करने हैं। अगले साल के लिए हमें कुछ एस्टिमेशन करने हैं। क्या क्या एस्टिमेशन है। आउटपुट एंड सेल क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%। हमारा जो आउटपुट है ना, वो 20% इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात सोचो, आउटपुट इंक्रीज होगा 20%, तो हमें एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा। कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा एक्स्ट्रा, 20%। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हमारी लेबर भी तो एक्स्ट्रा काम करेगी। कितना एक्स्ट्रा काम करेगी, 20% एक्स्ट्रा काम करेगी। अच्छा, सेम वही हमारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहेगा, 20% बढ़ जाएगा। से हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी रहेगा, 20% बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन में बोल रहा है कि आउटपुट और सेल हमारी 20% इंक्रीज होने वाली है। लेकिन वो जो 20% इंक्रीज होगी ना,
उसका रीजन दे रखा है, उसका रीजन ये है कि हम 45,200 के एडवर्टीजमेंट करेंगे। एक बात बताओ, ये जो एडवर्टीजमेंट होने वाले हैं ये 2022-23 में होने वाले हैं ना, अभी इस करंट ईयर में तो कोई लेना देना नहीं है इनका। तो ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का खर्चा ऐड होगा, ये जो नए साल का हम कॉस्ट शीट बनाएंगे उसके अंदर ऐड करेंगे हम इसको। और देखो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा है। मटेरियल की जो प्राइस है ना वो 10% बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना, क्या आउटपुट बढ़ने की वजह से हमें एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी? एक तो हमारे को एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, और एक्स्ट्रा मटेरियल भी हमें पुरानी वाली प्राइस पे नहीं मिलेगा, हमें बढ़ी हुई प्राइस पर, नई इंक्रीज हुई प्राइस पर मिलेगा वो। ठीक है, तो वो भी हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा? 10%। अच्छा, लेबर, लेबर के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, 5% बढ़ जाएगी लेबर की रेट, 5% इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन लेबर की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है 12%। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर लेबर का खर्चा 5% इंक्रीज हो रहा है, तो मान लो पहले लेबर में तुम 100 रुपए खर्च करते थे फॉर एग्जाम्पल, अभी 5% इंक्रीज हो रहा है तो तुम कितना कर दोगे इसको? 105। अच्छा, 105 करने का कोई और भी तरीका है क्या? तुम ऐसा भी कर सकते हो ना, 100 इंटू 105%, तब भी 105 ही हो जाएगा। तो दो तरीके, या तो +5% कर दो, अगर तुम +5% नहीं करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 105% कर दो। दो तरीके अपने पास। अच्छा, लेबर का खर्चा बढ़ने वाला है, पक्का दिक्कत, लेकिन एक बात सोचो, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो लेबर को टाइम कम लगेगा ना प्रोडक्शन करने में। लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है तो लेबर को टाइम कम लगेगा, मतलब हमारी कॉस्ट भी कम लगेगी। हमारी कॉस्ट है ना 12% से डिक्रीज हो जाएगी। 5% से तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद 12% से वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%। अब एक और चीज ध्यान से देखना, यहां पे वेरिएबल ओवरहेड लिखे हुए, क्या प्रोडक्शन ओवरहेड में कुछ पार्ट वेरिएबल है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ पार्ट वेरिएबल है? क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ पार्ट वेरिएबल है? तो यहां पर वेरिएबल ओवरहेड लिखा हुआ है, ये नहीं बोल रहा है कि प्रोडक्शन के या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के या ऑफिस के, इसका मतलब तीनों का ही इंक्रीज होने वाला है। वेरिएबल ओवरहेड 5% इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब तीनों का ही इंक्रीज होने वाला है। और अभी एक और चीज, लास्ट पॉइंट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो भी इंक्रीज होंगे। लेकिन ध्यान से देखना, यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन क्या सारे फिक्स इंक्रीज हो रहे हैं क्या? नहीं ना, प्रोडक्शन वाले ही इंक्रीज हो रहे हैं, और वो कितना इंक्रीज हो रहे हैं? 33%। 33% इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसको भी सही कर लेना, वो है 33.33 या 33/1/3%, 33.33 कर लेना एक बार इसको। हाँ, ये काम नहीं कर रहा है। 33/1/3% कर लेना इसको। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट है अपना, जो भी इसमें प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। अच्छा, एक और चीज मैंने तुम्हें बता दिया, 5% इंक्रीज करने का एक तरीका तो है 100 + 5%, एक तरीका तो है 100 + 5%, एक और तरीका है जिसको बोलते हैं 100 + 105%। लेकिन हम यहां पे प्लस यूज करेंगे और यहां पे मल्टीप्लाई यूज करेंगे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा 105 105। लेकिन है ना, वैसे तो हम दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ना सबको ही मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका यूज करेंगे हम यहां पर। ठीक है, अभी एक एक करके स्टेप्स को समझना, नोट डाउन मत करना, एक साथ एक एक करके समझना इसको। एक बार के लिए नोट डाउन मत करना, पहले समझ लो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ऊपर तो वो लिखना है तुम्हें, कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर कंपनी का नाम, जो भी है कंपनी का नाम वो लिख दोगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर से अपना, नोट डाउन नहीं करोगे, वेट करोगे एक बार। अच्छा, एक बार हम 2021-22 के लिए एंट्री करेंगे, 21-22, एक एंट्री रहेगी 2022-23। पर्टिकुलर्स वाला कॉलम ठीक ठाक बनेगा, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी कॉलम की साइज भी तुम देख लेना।
पर्टिकुलर्स वाला कॉलम ठीक ठाक सा ही बनाओगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाओगे। 2021-22 का कॉलम थोड़ा सा छोटा बना दोगे और 22-23 वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है। रीजन वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, एक बार वेट करना। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाते टाइम हम एंट्री किसकी करेंगे? प्राइम कॉस्ट की। और प्राइम कॉस्ट की जब हम एंट्री करेंगे तो प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले आने वाला है अपना मटेरियल। ठीक है, मटेरियल सबसे पहले क्वेश्चन में देखो हमें आएगी, यहां पर एंट्री आएगी डायरेक्ट मटेरियल की। नोट डाउन मत करना प्लीज, नोट डाउन मत करना, एक बार समझ लो ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि कितने बड़े बड़े कॉलम्स बनने वाले हैं। डायरेक्ट मटेरियल 2021-22 में डायरेक्ट मटेरियल की सीधी सीधी वैल्यू गिवन है अपने को, 3,20,000 रुपए का मटेरियल लगा हुआ। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर बोथ ऑफ द ईयर्स। हमें दोनों ईयर्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? कॉस्ट शीट की लास्ट वाली वैल्यू निकालनी है, हमें लास्ट तक पहुंचना है एकदम। तो डायरेक्ट मटेरियल देखो, करंट ईयर में तो सीधा सीधा दिया हुआ है 3,20,000 का। ठीक है, अभी ध्यान से देखना आगे नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो यहां पे दिया हुआ है 3,20,000 का हमें डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन देखना, अरे अब सुन लो, बाद में बातें करना। नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन 3,20,000 का तो लगेगा ही लगेगा। क्या हमारा आउटपुट 20% से इंक्रीज हो रहा है क्या? तो क्या डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी 20% से इंक्रीज हो जाएगी? और के अच्छा, वो 20% से जो इंक्रीज हो रही है ना, केवल आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से हो रही है, अभी प्राइस इंक्रीज का नहीं लिया है अपन ने, है ना। आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो मैं इसको 120% लिख दूं। ठीक है, क्या केवल आउटपुट इंक्रीज होगा? नहीं ना, प्राइस भी तो इंक्रीज हो रही है। देखो यहां पे लिखा हुआ है मटेरियल प्राइसेस विल गो अप बाय 10%। तो 10% इंक्रीज करने के लिए क्या करूं? इंटू 110%। ठीक है, और भी कुछ है क्या इसमें मटेरियल के लिए? और कुछ भी नहीं है मटेरियल के लिए। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी हमारी? 4,22,400। दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? ये फर्स्ट पॉइंट है अपना मटेरियल का। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ डायरेक्ट लेबर पर, क्योंकि डायरेक्ट लेबर में देखना समझना बहुत सारी एंट्रीज है। डायरेक्ट लेबर, अच्छा ओरिजिनली जो डायरेक्ट लेबर लग रही है ना, वो 8 लाख की लग रही है, 8 लाख रुपीस की, 8 लाख रुपए की लग रही है ओरिजिनली। ठीक है, अभी देखना, वेट करना, समझना पहले इसको, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आगे मत बढ़ना। ठीक है, देखो 8 लाख से स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले तो 120%, क्यों? क्योंकि हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो लेबर भी 20% ज्यादा काम करेगी। तो या तो प्लस 20% लिखो, लेकिन हम एक बार प्लस लिखेंगे एक बार मल्टीप्लाई लिखेंगे तो है ना ऑड सा दिखेगा। तो हम एक मिनट रुको, हम सबको ही मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। यहां पर निकाल सकते हैं, यूनिट से भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट निकाल के फिर वो पर यूनिट 24,000 हो जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तुम यूनिट से निकाल के देखोगे। अच्छा, तो देखो सिंपल 120% ये हो गया। अच्छा, ये 20% हमने बढ़ाया है, किस वजह से बढ़ाया है? आउटपुट की वजह से, क्योंकि हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लेबर भी तो ज्यादा चार्ज कर रही है अभी। देखो वेज रेट 5% इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी लेबर जो है वो अभी पहले जितना चार्ज नहीं कर रही है, अब वो कितना चार्ज कर रही है? 105%। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? दिक्कत? अच्छा, अभी एक लास्ट पॉइंट है, एफिशिएंसी, क्योंकि लेबर के साथ में देखो यहां पे एफिशिएंसी भी दी हुई है। ठीक है, अगर लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि हमें टाइम कम लगेगा, एफर्ट्स कम लगेंगे, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेबर की एफिशिएंसी कितना बढ़ रही है? 12%। तो कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी? 12%। 12% कम हो जाएगी। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका जो होता है ना, उस तरीके को बोला जाता है पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर क्यों? पीवी फैक्टर क्यों? लेबर की एफिशिएंसी, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी क्या होता है पीवी फैक्टर। वैसे पीवी फैक्टर को मैंने फर्स्ट वाली क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था तुम्हें, क्या होता है। जैसे है ना, मैंने तुम्हें बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आगे आने वाले 5 साल बाद मेरे को 1,000 रुपए चाहिए, तो आज मेरे को कितना डिपॉजिट कराना पड़ेगा। आज मैं मान लो कि आज मैं 900 रुपए डिपॉजिट कराता हूं,
फिर उसमें मेरे को अगले 5 साल तक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 5 साल बाद टोटल मेरे को 1000 रुपीज मिल जाएंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर तुम्हें ध्यान है ना, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में यूज करते हैं 1+r/100 की पावर t। हम इस तरह से यूज करते हैं। ये वाला प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका होता है। ठीक है। ऐसा ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, तुम एफएम में भी पढ़ने वाले हो। एफएम में भी आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तुम्हारा पढ़ा हुआ भी है शायद, तुम मेरे को बोल भी रहे थे। पीवी फैक्टर 1/1+r। एनयूईटी में पढ़ा था, चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं, लेकिन समझना नॉर्मली इसका फॉर्मूला चलता है 1/1+r की पावर n। वो तो डिपेंड करेगा कि हम अगले कितने सालों के लिए बात कर रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन नॉर्मली इसका फॉर्मूला चलता है 1/1+r। ठीक है, नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, हम ये फॉर्मूला सिर्फ इतना ही यूज करते हैं, इसका रीजन है क्योंकि हम ये फॉर्मूला अभी तक हमने जितना भी ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसको मॉनेटरी टर्म्स में पढ़ा है, मॉनेटरी टर्म्स में। अच्छा, फ्यूचर में अगर तुम्हें 1000 रुपए चाहिए तो आज तुम्हें 1000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, या उससे ज्यादा डिपॉजिट करने पड़ेंगे, या उससे कम डिपॉजिट करना पड़ेगा। कम डिपॉजिट करना पड़ेगा ना आज। अगर दोबारा से क्वेश्चन सुनो मेरा, तुम्हें फ्यूचर में 1000 रुपीज चाहिए, आज के मान लो 5 साल बाद तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें 1000 रुपीज चाहिए, ठीक है। उसके लिए आज तुम्हें कुछ पैसा डिपॉजिट करना है, प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू की बात कर रहा हूं। आज अगर तुम्हें कम पैसा डिपॉजिट करना है तो आज तुम्हें पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो कम डिपॉजिट करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा तुम्हें। तो इसको तुम ऐसे सॉल्व करोगे ना, 1000 डिवाइडेड बाय 1+, जैसे आर का मतलब मैं मान लेता हूं कि 5% मिलने वाला है अपने को, तो 1+5%, तो इसको बोलेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 1.05। जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5% का मतलब होता है 5/100। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी आज मेरे को 952 रुपीज डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, यानी आज की वैल्यू मेरी कम आएगी ना हमेशा। मॉनेटरी टर्म्स में हमेशा ऐसा होता है, हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में जो फ्यूचर की वैल्यू होती है ना, वो ज्यादा होती है और आज की वैल्यू हमेशा कम होती है। फ्यूचर की वैल्यू हमेशा ज्यादा मिलेगी मॉनेटरी टर्म्स में। जैसे तुम ये देख लो ना कि आज की डेट में अगर तुम 1 रुपए की टॉफी परचेज कर रहे हो, तो आज के 5 साल बाद भी वो 1 रुपए की रहेगी क्या? बढ़ जाएगी ना उसकी वैल्यू। आज की डेट में 2 रुपए की फोटोस्टेट हो रही है एक, है ना। तुम ऐसे बोलोगे सर मैं तो 33 पैसे में कराता हूं, लेकिन जनरलाइज करो आइडिया को, तो 2 रुपए की एक फोटोस्टेट होती है। 5 साल बाद भी 2 रुपए की एक फोटोस्टेट होगी नहीं। तो 5 साल बाद की जो प्राइस रहेगा ना, फ्यूचर वैल्यू, वो बढ़ी हुई मिलेगी और आज की वैल्यू तुम्हें कम मिलेगी। इसीलिए तुम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो 1/1+r। लेकिन क्या सब चीजों में ही ऐसा होता है क्या कि आज की वैल्यू कम होगी और फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा होगी? नहीं, ध्यान से देखना। तुम्हारी स्किल्स स्किल्स है ना, तुम्हारी स्किल्स की वजह से आज प्रोडक्शन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हें, है ना। तुम्हारी स्किल्स की वजह से, जैसे मान लो तुम पहले दिन जॉब पर जाओगे और पहले दिन तुम्हें कुछ करने को दिया जाएगा, तो तुम्हें उसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। आज की टाइम में तुम्हारा टाइम है वो ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर में भी तुम्हारा टाइम ज्यादा रहेगा क्या? फ्यूचर में तो कम हो जाएगा ना। तो जरूरी नहीं है ना कि आज की वैल्यू हमेशा कम होने वाली है, क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में तो है ना, आज की वैल्यू हमेशा कम ही मिलेगी, फ्यूचर की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही मिलेगी। आज प्रॉपर्टी खरीदो 7 लाख रुपए की, फ्यूचर में उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो जाएगी। आज की वैल्यू तो हमेशा कम मिलेगी, करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें ज्यादा मिलती है और फ्यूचर में वैल्यू कम हो जाती है। जैसे तुम्हारी स्किल्स की वजह से तुम्हारे को जॉब में लगने वाला टाइम, शुरुआत में तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे तुम उस काम को सीखोगे तो फ्यूचर में वो टाइम जाके कम हो जाएगा। तो इसीलिए ना सिर्फ 1/1+r यूज नहीं किया जाता है, 1/1+-r यूज किया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है। फ्यूचर वैल्यू अगर इंक्रीज होने वाली है तो -r, और फ्यूचर वैल्यू अगर डिक्रीज होने वाली है तो +r। हाँ, सॉरी, फ्यूचर वैल्यू अगर इंक्रीज होने वाली है ना तो +r, और फ्यूचर वैल्यू अगर डिक्रीज होने वाली है तो -r। इस चीज को यहां पर यूज किया जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में। अभी देखो, मैं तुम्हें वैसे इसका नोट लिखवाऊंगा, एक इसका मैं तुम्हें नोट लिखवाऊंगा लास्ट में कि हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज किया। यहां पे समझना, इस केस में समझना,
लेबर की एफिशिएंसी की वजह से आज टाइम कम लग रहा है, लेबर आज टाइम ज्यादा लग रहा है, और फ्यूचर में होने वाला है कम हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, क्योंकि लेबर को टाइम कम लगेगा फ्यूचर के अंदर। तो ध्यान से समझना, मैं तुम्हें ये बाद में है ना ऊपर कर दूंगा जो भी है, अगर अपने पास स्पेस रहेगा तो। देखो, टू कैलकुलेट कॉस्ट रिलेटेड टू एफिशिएंसी, अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जो एफिशिएंसी पर रिलेटेड है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अच्छा, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, मैं एकदम लास्ट में लिखना तुम ये सब चीजें। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस आर। ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ना, तो फॉर्मूला रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, और एफिशिएंसी अगर डिक्रीज होगी तो फॉर्मूला रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो मेरे को किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में 2 घंटे लग रहे हैं, मेरे को किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में 2 घंटे लग रहे हैं, मेरी एफिशिएंसी है ना वो 10% इंक्रीज हो गई। बाद में करना कैलकुलेशन वगैरह सब बाद में करना, मेरी एफिशिएंसी 10% इंक्रीज हो गई, तो मेरा जॉब में लगने वाला टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। और मैंने बोला है इंक्रीज एफिशिएंसी पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो अभी इसको यूज करोगे ना, तो 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे? 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का मतलब कितना है? 10% इस केस में, तो 10 का मतलब हो जाएगा 1.1, और 2 डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो मेरे को देखो टाइम कम लगा ना, एफिशिएंसी इंक्रीज होने की वजह से टाइम कम हुआ ना, लेकिन टाइम को कम करने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। लेकिन मान लो अगर मेरी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है बाय 10%। अच्छा, अब एक बात सोचो, अगर मेरी एफिशिएंसी अगर 10% डिक्रीज होगी तो मेरे को लगने वाला टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगा? 2 डिवाइडेड बाय 0.9 ही कर दूंगा ना अब की बार, तो क्योंकि 1 में से 0.1 माइनस करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके, तो ये कितना हो जाएगा? 2.22 आवर्स। ठीक है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज होने पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, और एफिशिएंसी डिक्रीज होने पे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बहुत सारी चीजें हो सकती है एफिशिएंसी के अलावा, इफेक्टिवनेस, मशीन का यूटिलाइजेशन, मशीन की एफिशिएंसी, बहुत सारी चीजें। हाँ, यूटिलिटी, बहुत सारी चीजें यहां पर तो। अच्छा, फिलहाल के लिए एक बात बताओ, यहां पर एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, इस पार्ट में एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो मैं अभी इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.12, क्योंकि 12% इंक्रीज हो रही है ना, 12% इंक्रीज हो रही है। देखो यहां पे लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 12%, तो 12% इंक्रीज हो रही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 कितना हो जाएगा इसका? 9 लाख हो जाएगा इसका। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, दो चीजें हो गई। डायरेक्ट लेबर में आगे बढ़े उससे पहले ये तुम्हें समझ में आया कि 120% से क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। अच्छा, ये 5% से क्यों इंक्रीज करें? क्योंकि वेज रेट ज्यादा हो रही है, वेज रेट ज्यादा चार्ज करें। लेकिन हम फिर कॉस्ट कम क्यों कर देते हैं? फिर हम कॉस्ट कम क्यों कर देते हैं? क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर है ना, ध्यान से समझना, अगर तुम इतनी सी कैलकुलेशन करो, एक बार ये वाली कैलकुलेशन करो, कितना आता है? 10 लाख के आसपास कुछ आ रहा है, 10,08,000। तो ओरिजिनल जो वैल्यू आ रही है ना वो 10,08,000 आ रही है, आउटपुट ज्यादा होने की वजह से, लेबर रेट ज्यादा होने की वजह से। लेकिन जब उसकी फाइनल वैल्यू आएगी तो वो 10 लाख से कम होके 9 लाख रुपए क्यों हो रही है? क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी यहां पर। इस वजह से फाइनल जो वैल्यू आई है वो 9 लाख रुपए आई है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं, कुछ है क्या इसमें?
डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। देखो ओवरहेड 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 तीनों ओवरहेड ही अपने को गिवन है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो अपन है ना इनको ऐड कर देते हैं यहां पर। इसको एक पॉइंट नीचे ले लेता हूं मैं। तो हमारी ये जो कॉस्ट निकल के आएगी इसको क्या बोला जाएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकल के आ रही है अपनी, इधर तो आ जाएगी 11,20,000 और इधर कितनी आ जाएगी? 13,22,400। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले, आगे बढ़े उससे पहले तुम देखना स्टार्टिंग वाला कॉलम तुम्हें ठीक ठाक चाहिए, बीच वाला कॉलम है ना तुम छोटा भी बना लोगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें है ना कुछ एडजस्टमेंट नहीं होंगे, यहां पर डायरेक्ट एंट्रीज आती जाएगी अपनी। लास्ट वाला कॉलम तुम्हें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें एंट्रीज, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से एक बार टेबल सेट करो और फिर हम इसके आगे वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बार टेबल सेट कर लो। अच्छा अभी है ना एक और देखो, अभी है ना इसके नीचे आएगा अभी फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे, फैक्ट्री में वेरिएबल फिक्स दोनों है, फिर उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे जिसमें भी फिक्स्ड ओवरहेड दो, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है। तो टेबल ऐसे बड़ी बनेगी थोड़ी सी, है ना, ऐसी टेबल नहीं बनेगी कि इतनी टेबल में अपना काम हो जाएगा, टेबल थोड़ी बड़ी बनेगी यहां पर। कंप्लीट करो, हो गया? हाँ नए पेज से स्टार्ट कर लो। और है ना कभी कभी ऐसा हो जाता है नए पेज में प्रॉब्लम होती है ना, स्टार्ट नहीं कर पाते हो, तो लास्ट वाली एंट्री उठा के नए पेज में लिख दिया करो एक बार के लिए। लास्ट वाली एंट्री मान लो कि जैसे प्राइम कॉस्ट तक ही जा रहा है तुम्हारा, तो प्राइम कॉस्ट वाली सिर्फ प्राइम कॉस्ट को उठा के नए वाले पेज पर लिख दो, ताकि उसके बाद से स्टार्ट कर सको तुम उसको। तो ऐसा कर दिया करो फिर, ऐसा भी ठीक है। यहां तक कंप्लीट। अगर यहां पर एफिशिएंसी 12% कम लिखी होती तो क्या करते? 1 डिवाइडेड बाय 0.88 हो जाता ये। तो 10 लाख रुपए वाला खर्चा है ना, 10,08,000 डिवाइडेड बाय 0.8 करो, वो बढ़ जाता। 10,08,000 डिवाइडेड बाय 0.8 करोगे ना तो वो इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि इंक्रीज एफिशिएंसी पर हम क्या करते हैं। वैसे तो मैं ना टेबल बनाने के बाद में इसको कंप्लीट कर लेना एक बार। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट प्लस हमें यहां पर ऐड करने हैं। अरे अब सुन लो, ऐड करने अपने को यहां पर अभी स्टार्ट होंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, और प्रोडक्शन ओवरहेड पहले तो देख लो कितने हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड है 4,80,000 के, 4,80,000 रुपए के हैं, जिसमें से 25% फिक्स्ड है, 25% वेरिएबल है। ध्यान से देखना, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड 25% क्या है इसमें? वेरिएबल। और नेक्स्ट एंट्री कर देंगे हम प्रोडक्शन ओवरहेड, नेक्स्ट एंट्री करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसमें 75% आर फिक्स्ड। दो एंट्री हो जाएगी। अच्छा प्रोडक्शन ओवरहेड 4,80,000 के थे, तो उसका 25% 1,60,000। हाँ 12 चौक 48, ठीक है 1,20,000, 1,20,000 के तो ये हो जाएंगे, और 3,60,000 के ये हो जाएंगे, 3,60,000 के ये हो जाएंगे। अच्छा ये तो हमने करंट ईयर की एंट्रीज कर ली। नए साल की एंट्री, पहले तो एक बात सुनो, क्या आउटपुट बढ़ने की वजह से वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस तो हमेशा बढ़ते रहेंगे ना। क्या आउटपुट बढ़ने की वजह से फिक्स जो एक्सपेंसेस है उतने ही रहेंगे? टोटल तो उतने ही रहेंगे ना, एवरेज कम हो जाता है, टोटल तो उतने ही बने रहते, टोटल उतने ही रहेंगे। तो यहां पे देखना, सबसे पहले एंट्री देखना, 1,20,000 जो हमारा वेरिएबल है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। पहले तो किसकी वजह से? आउटपुट में चेंज होने की वजह से। अच्छा और देख लो, एक और देखो, वेरिएबल ओवरहेड जो है ना वो हर बार 5% इंक्रीज होंगे, चाहे वो कोई से भी वेरिएबल ओवरहेड हो। तो एक और इसमें एडजस्टमेंट होगा, उसको हम करेंगे इनटू 105%। अच्छा और कुछ एडजस्टमेंट है तो देख लो एक बार, वेरिएबल ओवरहेड के लिए और कुछ एडजस्टमेंट है।
नहीं है। तो इसकी जब एंट्री करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,00,000, वेरी गुड, 1,51,200 ये हो जाएगा अपना। दिक्कत? चलो, अच्छा ये प्रोडक्शन ओवरहेड में अब आया है अपने पास में फिक्स्ड। अच्छा फिक्स तो फिक्स ही रहने वाला है ना, लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ बोल देता है, वैसे तो फिक्स ही रहने वाला था अपना, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है तो हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, ये जो फिक्स्ड है ना, केवल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज इंक्रीज बाय 33.33%। तो मैं इसको क्या करूंगा, इनटू, क्या 120% भी होगा क्या? क्या आउटपुट चेंज होने से टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होती है? नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ये प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज करने को बोल रहा है, तो इसलिए हमने इंक्रीज कर दिया। ये कितना हो जाएगा? 4,80,000, 4,80,000 हो जाएगा अपना ये। अच्छा, और कोई खर्चा है यहां पर? इन सबको ऐड करेंगे तो अपनी क्या आ जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट आ जाएगी अपनी। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी वर्क कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहां पे? 16 लाख आ जाएगी यहां पे। और ये वाली कितनी आ जाएगी? 19 लाख, ठीक है, 53,000, ठीक है, चलो वेरी गुड। 19,53,600 ही अपनी ये वाली एंट्री हो जाएगी वर्क कॉस्ट की। प्रॉब्लम इसमें नहीं। वर्क कॉस्ट के बाद में आती है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ पार्ट इसमें वेरिएबल है, कुछ पार्ट फिक्स है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 75% फिक्स्ड है। देखो वेरिएबल, ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में 75% फिक्स है, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ 25% क्या हो जाएगा? तो 25% हम वेरिएबल कर देते हैं और 75% हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपने को दिए हुए हैं 1,60,000 के, 1,60,000 के। तो ये आ जाएगा 1,60,000 का 40,000 तो एक हो जाएगा ये, और 1,20,000 एक हो जाएगा। अच्छा, पहले वेरिएबल की बात कर लेते हैं। नए साल में वेरिएबल के बारे में बात करें तो 40,000 का 120% तो आएगा ही आएगा। क्या 5% भी आएगा क्या? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना कि सारे के सारे वेरिएबल ओवरहेड 5% से इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए 5% वाली एंट्री और आएगी यहां पर। 105% की एंट्री और आएगी। कितने हो जाएंगे? 50,400, ठीक है, 50,400। अच्छा, फिक्स जो है वो चेंज होंगे या नहीं होंगे? आराम से ऊपर क्वेश्चन पढ़ के देखो। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20%, 105%, 33.33%, कुछ भी ऐसा नहीं, तो वो उतने ही बने रहेंगे, 1,20,000 ही बने रहेंगे, 1,20,000 ही बने रहेंगे वो। अच्छा, इन सबको ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आएगी उसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 17,60,000, और ये हो जाएगा अपना 21,24,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की।
अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी है ना, कुछ पार्ट फिक्स है कुछ पार्ट वेरिएबल है, तो प्लस सेलिंग ओवरहेड 33.33% वेरिएबल है, और 66.66% है वो अपना फिक्स्ड है। कितना था ऊपर? टोटल 2,40,000 है, तो 1/3 और 2/3 बांटना है। 80 और 1,60,000, 80,000 तो ये हो जाएगा और 1,60,000 ये हो जाएगा। अच्छा, 80,000 वेरिएबल है तो कुछ चेंजेस होने वाले हैं इसमें, होने वाले हैं ना। एक तो देखो 80,000 का 120% हो जाएगा और एक 105% और, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड हमेशा 5% से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा नई वैल्यू? 1,08,000। चलो ये हो जाएगा 1,08,000, 1,08,000, 1,00,800, 800। ठीक है। अच्छा, फिक्स का क्या रहेगा? फिक्स तो सेम ही रहेगा, तो 1,60,000 ये सेम ही रहेंगे, क्योंकि इसमें है ना कुछ नहीं बोल रहा है ये। ठीक है, सारे खर्चे हमने लिख लिए, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या बोला जाएगा? वो बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक बार के लिए तो हमें इस क्वेश्चन में इतना ही कैलकुलेट करना था। कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर तो कितनी आ जाएगी? 20 लाख, और इधर एक मिनट रुको, इधर कितनी आ जाएगी? 23 लाख, 23 लाख 800। ठीक है, हाँ। क्या बोल रहे थे, कौन सा बोल रहे थे? ये वाला ना, एडजस्टमेंट का फर्स्ट। हाँ, अरे ये भी ऐड होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आएगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऐड होंगे, क्योंकि आउटपुट और सेल जो इंक्रीज हो रही है ना, उसमें एडवर्टीजमेंट का रोल है, तो यहां पे आ जाएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स। अच्छी बात है, याद दिला दिया, नहीं तो बाद में ढूंढते रहते। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है ना, करंट ईयर में लगे हैं क्या? नहीं लगे ना, और तो नेक्स्ट ईयर में कितने लग रहे हैं? 45,200, 45,200 लग रहे हैं यहाँ पे। ये तो हो गया 20 लाख, ये तो हो गया 20 लाख, और ये कितना हो गया? 24,30,000। ठीक है, ये अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई दोनों साल की, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई अपनी दोनों ईयर्स की। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई अपने दोनों ईयर्स की। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लास्ट में हम भूल गए थे, तो वो लास्ट में ऐड हो जाएंगे यहां पर। अच्छा, एडवर्टीजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ होगा कि हमें सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स बढ़ाने का एक तरीका है एडवर्टीजमेंट करो, तो ये 45,200 एडवर्टीजमेंट में ऐड होंगे यहां पर, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एडजस्ट होंगे। हो गया कंप्लीट यहां तक? अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, और फिर अपन इसके बाद वाला जो पार्ट है वो कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।